नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा नीति को उत्तराखंड के युवाओं को समर्पित किया जाएगा। उत्तराखंड के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 आयु वर्ग की नारी शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने और स्थानीय युवतियों को भी सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में युवा नीति के ड्राफ्ट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। बता दें कि युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा नीति बनाने की प्रक्रिया में युवक और युवतियों को समान तौर पर नहीं आंका जा सकता। पहाड़ और बॉर्डर एरिया में रहने वाले युवकों और युवतियों की चुनौतियां तथा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जिसका नीति बनाने की प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके मद्देनजर पिछली समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए, जिस पर नियोजन विभाग और साथ ही साथ युवा कल्याण विभाग की टीम कार्य कर रही है। उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में युवा नीति का ड्राफ्ट फाइनलाइज कर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा नीति को उत्तराखंड के युवाओं को समर्पित भी किया जाएगा। बिंदुओं पर बहुत जरूरी है कि हमारा यूथ जो मेल के रूप में है, हमारा यूथ जो फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो पहाड़ के यूथ मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो SC ST के रूप में है, हमारा यूथ जो ऐसा जो EWS के रूप में, OBC के रूप में हो। तो आखिरकार इन सब लोगों की क्या क्या हमको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, ये जानना बहुत। पंचकेदार में प्रमुख भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह करीब 8:30 बजे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। साथ ही बाबा केदार की चल रही इस उत्सव विग्रह डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। बता दें कि बाबा केदार की डोली 6 महीने की शीतकालीन पूजा के लिए 5 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। आज दिन में तकरीबन 12 बजे के आसपास यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और सभी धामों के कपाट जो है वो बंद किए गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक डोली यात्रा निकाली गई जिसमें कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए और तकरीबन 8:30 बजे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए ये जो कपाट है वो बंद किए गए। और साथ ही साथ बाबा केदार की जो उत्सव विग्रह डोली चल रही है, जो कि शीतकाल यहाँ पर गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी, 12 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसी के साथ साथ गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और साथ ही साथ जो अन्य जो धाम है, चारों धामों के जो कपाट हैं वो आज विधि और विधान के साथ बंद किए गए। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचे थे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे साथ उत्तराखंड से ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, आज सभी कपाट जो है वो बंद कर लिए गए, किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ ही कपाट बंद किए गए? ये बिल्कुल देखिए, जो 4 धाम की यात्रा है वो कहीं ना कहीं अब संपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो टाइम रखा गया था कपाट बंद करने, कल आप देखिएगा कि दीपावली के महोत्सव पर कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए थे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो आज की यदि मैं बात करूं तो आज भैया दूज के अवसर पर कहीं ना कहीं केदारनाथ के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। और अब देखिएगा शीतकाल के लिए पूरे कपाट बंद किए गए हैं और अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जिस तरीके से पूरा आपने देखा होगा कि जो 4 धाम यात्रा चली है उसमें कहीं ना कहीं पूरा जोश लोगों के अंदर देखने को मिला था। और इसी के साथ देखिएगा कि अब शरद काल के लिए कपाट बंद किए गए हैं, तो अब 6 महीने के लिए कपाट बंद रहेंगे। धनराज, जानना चाहूंगी क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं इस बार? केदारनाथ धाम की बात की जाए, बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, यमुनोत्री, गंगोत्री, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं इस साल के? जी बिल्कुल, देखिए यदि आंकड़ों की हम बात करें तो पूरे 4 धाम यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में, यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने जो है
चार धाम के दर्शन किए हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा जो दर्शन किए गए हैं वो केदारनाथ धाम के किए गए हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं दर्शन जो है 1 नवंबर तक की यदि हम बात करें तो 16,15,642 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इसके साथ यदि बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में अभी तक 13 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और यमुनोत्री धाम में 7,10,000 के करीब और गंगोत्री धाम में 8,11,000 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये पूरा आंकड़ा जो है लगभग 44 लाख लोगों का बैठता है कि 44 लाख लोगों ने इस बार दर्शन किए हैं। तो एक ऐतिहासिक जो यात्रा थी वो पूरी होती हुई नजर आई। धनराज, प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा तमाम यहाँ पर टीमें तैयार की गई थी, लोगों के हित में काम किए जा रहे थे ताकि लोगों को यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत ना पेश आए। तो लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या लोग संतुष्टि से यहाँ पर चारों धामों की यात्रा कर कर घर लौटे हैं या फिर प्रशासन की ओर से कुछ एक गलती हो चुकी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों द्वारा सजेशंस दी गई हैं, सुधार की कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सामने रखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो चारधाम यात्रा होती है उत्तराखंड की, उसके लिए सरकार और प्रशासन मिलकर कहीं ना कहीं पूरा जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी करता है। और वो व्यवस्थाएं देखने को भी मिली हैं कि तमाम जगहों पर जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाओं की बात करें या खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात करें या फिर डॉक्टरी की बात करें, तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ जब इतनी अधिक भीड़ होती है तो कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं, जिसके लिए सरकार को लोगों ने सलाह भी दी है कि अगली बार से इस तरीके से किया जाए। और सरकार कहीं ना कहीं उन सुझावों पर कहीं ना कहीं काम भी करती हुई नजर आती है, क्योंकि पिछले साल की यदि हम बात करें तो पिछले साल भी इसी तरह के सुझाव सरकार के सामने आए थे और उन पर इस बार अमल किया गया है। और कहीं ना कहीं श्रद्धालु खुश हैं और श्रद्धालुओं का कहना है कि उत्तराखंड सरकार जो कार्य करती है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से चार धाम यात्रा चलती है और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनको रुकने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना और रस्तों की व्यवस्था करना और उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरी बेखूबी से उस जिम्मेदारी को निभाती भी नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं पूरी चारधाम यात्रा चली है और तमाम अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर देते भी रहे हैं। और लगातार देखा भी गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती और जो प्रयास उनके द्वारा किया जाता है वो कहीं ना कहीं सफल भी होता हुआ नजर आता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग यहाँ पर उत्तराखंड के हवाले से अपडेट कर रहे थे। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 8:30 बजे के करीब जो सभी कपाट है वो चारों धामों के बंद किए गए हैं। अब आने वाले वक्त में या आने वाले साल 2025 में ये कपाट खुलेंगे, जिसके बाद की लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे। अभी आगे बढ़ चलेंगे जहां पर गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए विधि विधान से कल 12:14 पर बंद कर दिया गए। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम में इस पल के साक्षी बने। कपाट बंद की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हुई। इस दौरान विशेष आरती और पूजन अर्चना भी देखने को मिली। इसके बाद मां भगवती गंगा के स्वर्ण विग्रह को उनकी डोली में विराजमान किया गया। साथ ही चांदी के अखंड दीपक में 6 महीने के लिए घी और तेल आदि डाला गया और ठीक 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। मां गंगा की उत्सव डोली सेना बैंड की अगुवाई में मुखवा गांव के लिए रवाना हुई। गंगा की उत्सव डोली मारकंडे के देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद आज दोपहर तक शीतकालीन मंदिर मुखवा गद्दी स्थल पहुंची। 4 बजे खुल गए थे। माँ गंगे का अभिषेक किया गया। उसके बाद 6:30 बजे माँ गंगा की आरती हुई। उसके बाद सभी तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर गंगा सहस्त्रनाम का पाठ किया और गंगा मैया का जो कलेवर है उसको उतारा गया और माँ गंगा की डोली 12:14 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी गई है और यहाँ से गंगा मैया की डोली प्रस्थान हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिया गया है और हजारों श्रद्धालुओं के साथ माँ भगवती गंगा की जो डोली है वो मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास आज हम लोग देवी मंदिर में रहेंगे, जो माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रभाव से जो है 4 किलोमीटर पहले है। और हम कल सुबह हजारों श्रद्धालुओं के साथ माँ भगवती गंगा के पावन धाम
मुकवा में पहुँचेंगे। 6 महासवी को वहाँ पर दर्शन सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग वहाँ पर पधारें। माँ भगवती के अन्नकूट की सबको बहुत बहुत बधाई, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। लकी है कि हम क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम आ पाए एंड वी कुड मेक इट बिफोर एक्चुअल क्लोजर। बेसिकली आए तो हम मुंबई से हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल। अलग ही फीलिंग है, अलग ही लेवल ऑफ स्पिरिचुअलनेस। गंगोत्री धाम में दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिला, क्या कहेंगे आप देश दुनिया के लिए? अच्छा है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पुलिस बहुत अच्छी है। पूरा जो अथॉरिटीज़ ने जिस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया है कि पार्किंग और क्यू है, लाइन है, फ्रेंडली है, काफ़ी बेटर है फॉर टूरिस्ट जो नहीं आए हैं। जय माँ गंगे। आज अन्नकूट के पावन पर्व पर माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकाल दर्शन हेतु बंद हो जाएंगे। इस बात में माँ गंगे के कपाट शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ में होंगे और आज माँ भगवती गंगे की डोली 12:15 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम मार्कंडे में भगवती मंदिर में करेगी और कल सुबह मार्कंडे देवी मंदिर से प्रस्थान करके अपने शीतकालीन प्रवास में विद्यमान हो जाएगी और माँ गंगा जी के दर्शन निरंतर शीतकालीन प्रवास में होते रहेंगे। जिन लोगों को माँ भगवती गंगे के शीतकाल में दर्शन करने हो वही मुखबा में आकर के माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं और अगले वर्ष पुनः अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ भगवती गंगे के कपाट दर्शन हेतु खुल जाएंगे। मैं माँ भगवती गंगे के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहें और पुनः अगले वर्ष सब लोग गंगोत्री धाम में और माँ गंगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू किया। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया और क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा जायज नहीं है। वहीं भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकारा और कहा कि पार्टी ने सोच समझकर टिकट का बंटवारा किया और आशा नौटियाल एक जुझारू महिला है और पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया,
केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ? इन सवालों की जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला नारायण रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है। उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था, मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में प्रतिरूप का शिलान्यास करना समेत पांडा पुरोहितों के विरोध को मुद्दे के रूप में उठा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तर्कश में जवाबी तीर रखे हुए हैं। भाजपा एक और कांग्रेस के शासनकाल साल 2013 की आपदा को लेकर उसे घेर रही है, वहीं पर अपनी डबल इंजन की सरकार की भी खूबियां गिनवाती नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने यहां पर केदारनाथ के विकास में डबल इंजन के प्रयास महत्वपूर्ण बताया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और माफियाओं के कब्जे वाला करार दिया गया। 2013 की आपदा को याद नहीं करते। ये कांग्रेस वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कई दिनों तक कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन थे, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस अगर जो विकास की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का विरोध किया था और इनके नेताओं ने कहा था कि अगर जो उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारी लाश क्यों बनेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। केदारनाथ में जिस प्रकार से 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि केदारनाथ की जो विकास के काम है, केदारनाथ की पुनर्स्थापना के काम है, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से जो नए कार्य हुए हैं, किस प्रकार से केदारनाथ के कामों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेजी से काम किया है। आज आप देखेंगे कि हर साल केदारनाथ की जो यात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कमाल है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कामों का नतीजा है कि आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के केदारनाथ तक की जो कनेक्टिविटी है सड़क को लेकर के, दिल्ली से लेकर के और केदारनाथ तक की जो एयर कनेक्टिविटी है, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ जी तक की एयर कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, जो बेहतर सड़कें बेहतर। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ चलेंगे। कांग्रेस को यहाँ पर मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी का साफ तौर से कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इंडिया गठबंधन अयोध्या और बद्रीनाथ में जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी ऐसे अन्य कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल होगी। तो उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा
और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं। फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं। रुड़की गंग नहर पर पैदल ब्रिज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की संस्तुति पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। गुरुवार के दिन निर्माणाधीन पुल अचानक से गंग नहर में पानी आने के साथ ही गिर गया। हालांकि पुल गिरने से कोई जान हानि का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोक निर्माण विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर लोक निर्माण विभाग किस तरीके से इस पुल का निर्माण कर रहा था कि पुल अचानक से भरभरा कर गिर गया। पुल गिरने की घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी रुड़की में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है। वहीं अब रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पुल गिरने के मामले की जांच करवाई जाएगी। रुड़की में विकास कार्य बहुत चल रहे हैं। रुड़की में लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी अतिवृष्टि बारिश का मौसम खत्म हुआ, लगातार गड्ढा मुक्त जो है रुड़की को कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि रुड़की को क्या पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करा जाए। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नालों का निर्माण हो रहा है। जो नाले आज तक 50-60 साल में 100 सालों में नहीं बने, वो नाले रुड़की में बन रहे हैं। आप मोहनपुरे का दिल्ली रोड का नाला देखिए, अपने आप एक इतिहास बना रहा है। माजरा का, शेरपुर का, गुलमोहर ग्रीस का नदी तक जो नाला बन रहा है वो अपने आप इतिहास बना रहा है। सड़कों का निर्माण लगातार चल रहा है। सोलनीपुरम में सारी सड़कों का निर्माण हो गया है, अम्बतला में सड़कों का निर्माण हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि विकास कार्य जिस गति से अब चल रहे हैं उत्तराखंड में, आज तक कभी इतने कार्य नहीं हुए। देखिए, शटरिंग करी गई थी अभी और नहर बंदी थी। नहर बंदी के दौरान शटरिंग जो है रेते पे रखी गई थी और कल अचानक पानी चलने से जो है ये हादसा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड के सामंजस्य कहीं नहीं रहा। पानी चलाने से पहले एक बार चेतावनी देनी चाहिए, पानी चल रहा है। तो मैं तो शटरिंग अभी खड़ी थी, तो शटरिंग क्षतिग्रस्त हुई है और आगे गुणवत्ता के ध्यान के लिए और लापरवाही के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है। चाहे वो एक्सएन हो, चाहे हमारे ईएनसी हो, हमारे जेईई हैं, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बहुत अच्छा, सुंदर, मजबूत पुल बनेगा और लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षाविद और प्रधानाचार्य नवनीत बिजलवान को इंडिया टुडे के Q&A द्वारा उत्तराखंड के टॉप 50 शिक्षाविदों में आंका गया है। बता दें कि देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के टॉप 50 शिक्षाविदों में नवनीत बिजलवान को भी सम्मानित किया गया। बताते चले कि नवनीत के अलावा भी देहरादून के वुडलैंड स्कूल की प्रधानाचार्य सरिता थपलियाल, ल्यूसेंट इंटरनेशनल के प्रधानाचार्य अमित सहगल और साथ ही साथ दून हेरिटेज की चेयरपर्सन मीनाक्षी सोती, ब्रिस्टल पब्लिक स्कूल के प्रवेश भट्ट आदि को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वर्तमान परिवेश में टेक्नोलॉजी की भूमिका विशेष पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन भी किया गया, जहां पर पैनल डिस्कशन हेतु जिन 5 वक्ताओं को आमंत्रित किया गया उनमें नवनीत बिजलवान, मीनाक्षी सोती, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य नीलम थपलियाल शामिल रहे। नवनीत ने विषय पर कहा कि आज के युग में टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया और शिक्षा भी इससे अछूत नहीं रहा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी की मदद से आज शिक्षा में जटिल विषयों पर आसानी से उन्हें समझा जा सकता है और साथ ही साथ समझाया भी जा सकता है, परंतु यह आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी को अध्ययन अध्यापन में केवल एक सहायती के तौर पर प्रयुक्त किया जाए। साथ ही यह आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग इस रूप में ना हो जिससे कि शिक्षा के मूल सिद्धांत प्रभावित हों। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।